हेलो एवरीवन, मैं लवकुश उपाध्याय बायोलॉजी फैकल्टी एट दक्षिणा स्वागत करता हूं आप सभी का दक्षिणा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, लेक्चर 1, राइट। सो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, राइट, इवन फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड की हम बात करते हैं। डाइवर्सिटी क्या है, लिविंग वर्ल्ड की डाइवर्सिटी के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में हम जो है बायोडाइवर्सिटी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, टैक्सोनॉमी, इसके अलावा 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, उसके अलावा जितने भी किंगडम्स हैं उन सब के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में, राइट। तो इस चैप्टर का, जैसे कि इस चैप्टर का नाम है डाइवर्सिटी इन दी लिविंग वर्ल्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट दी डाइवर्सिटी, राइट। अगर हम डाइवर्सिटी की बात करें, लिविंग वर्ल्ड की अगर हम बात करें, तो लिविंग वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो इसकी में आते हैं जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वी नीड टू कंसीडर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑल द लाइफ फॉर्म्स इन द लिविंग वर्ल्ड। अब ये कितनी लाइफ फॉर्म्स हैं, राइट, कितनी नंबर ऑफ स्पीसीज हैं, इन सब को आप डाइवर्सिटी कहते हैं। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम बायोडाइवर्सिटी। लिविंग वर्ल्ड की डाइवर्सिटी को आप बायोडाइवर्सिटी भी कहते हैं। सो बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी, दिस इज द वर्ड ऑफ ग्रीक लैंग्वेज। ये एक ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है? दिस इज द ग्रीक लैंग्वेज वर्ड, राइट। इट कम्स फ्रॉम 2 डिफरेंट वर्ड, बायोस प्लस डाइवर्स। बायो का मतलब होता है लाइफ फॉर्म, बायोस का मतलब है लाइफ और द लिविंग, ठीक है। डाइवर्स का मतलब होता है वेरियस फॉर्म। सो बायोडाइवर्सिटी मतलब दिस इज द वेरियस फॉर्म ऑफ लाइफ दैट यू कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। सो वी कैन सिंपली डिफाइन इट, वेरियस फॉर्म ऑफ लाइफ, वेरियस फॉर्म्स ऑफ लाइफ दैट वी कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। तो यहां पे जो वेरियस फॉर्म्स ऑफ लाइफ है, the various forms of life that we call biodiversity, जिसको हम biodiversity कहते हैं, राइट। इन वेरियस फॉर्म ऑफ लाइफ को आप स्पीसीज से भी रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं। तो सिंपली अनदर वे टू डिफाइन द बायोडाइवर्सिटी, दैट इज व्हाट, सम ऑफ ऑल स्पीसीज। स्पीसीज मतलब एक पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ लाइफ दैट वी कॉल स्पीसीज। सम ऑफ ऑल स्पीसीज ऑन अर्थ दैट वी कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। आप ऐसे भी इसको डिफाइन कर सकते हैं कि हमारे प्लेनेट पे, अर्थ पे जितनी भी नंबर ऑफ स्पीसीज है, सम ऑफ ऑल द स्पीसीज वी रेफर एज बायोडाइवर्सिटी, जिसे आप बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो नंबर ऑफ स्पीसीज है हमारे प्लेनेट पे, अर्थ पे कितनी स्पीसीज है, राइट। एक एस्टिमेशन के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, राइट। वैसे तो ये बड़ा ही डिफिकल्ट टास्क है कि हम सारी नंबर ऑफ स्पीसीज को बता सकें। दिस इज कंप्लीटली इम्पॉसिबल। ये इम्पॉसिबल है हमारे लिए। वी कैन नॉट काउंट ऑल द नंबर ऑफ स्पीसीज ऑन द प्लेनेट। कुछ स्पीसीज तो ऐसी होती हैं विच आर वेरी स्मॉलर इन साइज, स्मॉलेस्ट इन साइज, साइज में बहुत ही स्मॉलेस्ट होती है। तो जो स्मॉलेस्ट स्पीसीज है उनके बारे में बता पाना थोड़ा डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। कुछ स्पीसीज ऐसी होती हैं जो कि हमें अपनी आंखों से नहीं दिखाई देती, जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया, ये सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यू कैन नॉट सी बाय योर नेक्ड आईज, राइट। बात समझ में आ रही है? तो जो एस्टिमेशन है, एस्टिमेट नंबर ऑफ स्पीसीज हमारे प्लेनेट पे कितनी है, 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज। दिस डाटा अकॉर्डिंग टू द IUCN, ठीक है। IUCN के हिसाब से लगभग कितनी स्पीसीज हैं हमारे पास, 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज अकॉर्डिंग टू IUCN। IUCN की फुल फॉर्म क्या होती है? IUCN मतलब इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर।
इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर दैट वी कॉल्ड IUCN। तो IUCN के हिसाब से जो एस्टिमेटेड स्पीसीज हैं लगभग 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज है। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट मे। उनके हिसाब से माना जाता है कि लगभग स्पीसीज जो है हमारे प्लेनेट पे 5 मिलियन to 30 मिलियन है, राइट। दिस एस्टिमेशन में बी मोर देन दिस डाटा 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज से भी, राइट, ज्यादा स्पीसीज हो सकती हैं हमारे प्लेनेट पे। अदर एस्टिमेशन क्या कहता है, दीज स्पीसीज में बी 5 to 30 मिलियन स्पीसीज। ये 5 to 30 मिलियन स्पीसीज तक भी हमारे प्लेनेट पे एग्जिस्ट करती हैं, इतनी भी एग्जिस्टेंसी है, राइट। एंड दिस इज इम्पॉसिबल टू काउंट ऑल दी स्पीसीज प्लेनेट ऑन दिस प्लेनेट, राइट। इफ यू वांट टू फाइंड आउट ईच एंड एवरी स्पीसीज, दिस इज नॉट पॉसिबल टू यू, राइट। कुछ स्पीसीज ऐसी कंडीशन में सर्वाइव करती हैं, कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे इन्वायरमेंट में सर्वाइव करती हैं कि वहां पे उस इन्वायरमेंट में हमारे लिए जाना बड़ा ही मुश्किल टास्क हो जाता है। एंड एनी हाउ इफ यू एंटर इन दी हैबिटेट, इन सच काइंड ऑफ हैबिटेट, then there will be chances of loss of their habitat, and before their discovery species will be extinct। तो यहाँ पे कितनी प्रजातियां हैं हमारे प्लेनेट पे, हमारी धरती पर, ये बता पाना एक मुश्किल टास्क है। दिस इज वेरी डिफिकल्ट टास्क। एक्यूरेट नंबर वी कैन नॉट टेल, बट यहाँ पे एस्टिमेशन लगाया जाता है IUCN के हिसाब से 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज। रॉबर्ट मे के हिसाब से 5 to 30 मिलियन स्पीसीज में बी देयर ऑन दिस प्लेनेट। तो हमारे प्लेनेट पे इतनी सारी प्रजातियां हैं, राइट, कि इनका एस्टिमेशन, इनके नंबर्स, एक्यूरेट नंबर निकाल पाना एक डिफिकल्ट टास्क हो जाता है हमारे लिए, राइट। अब ये इतनी सारी स्पीसीज जो कि मैं आपको बता चुका हूँ 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज मैंने आपको बताई। एक अनदर एस्टिमेशन मैंने 5 to 30 मिलियन स्पीसीज का आपको बताया। अब इतनी सारी जो प्रजातियां हैं, इन प्रजातियों को काउंट करना हमारे लिए इम्पॉसिबल है। इसमें कुछ ऐसे भी हैं जिनके बारे में तो हम बिल्कुल भी आइडिया नहीं लगा सकते। माइक्रोब्स जिनको आप बोलते हैं, बैक्टीरिया है, फंजाई है, वायरस है, प्रोटिस्ट है, जो कि इतने स्मॉलर है कि इनको देखने के लिए भी नीड माइक्रोस्कोप। तो उनका काउंट तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है, इम्पॉसिबल जैसा हो जाता है। इसलिए उनकी नंबर ऑफ स्पीसीज को काउंट करना हमारे लिए एक डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। अब ये हमारे पास इतनी सारी प्रजातियां हैं, इतनी सारी स्पीसीज हैं। अब इन सभी स्पीसीज को डिस्कवर करने के बाद हमारा जो सबसे पहला टास्क होता है वो होता है नॉमेनक्लेचर। तो वी नीड टू प्रोवाइड द नेम, राइट। हमें इन सभी स्पीसीज को नेम प्रोवाइड करना है, राइट। हम जनरली देखा जाए तो कि हमारे यहाँ पे इतनी सारी कंट्रीज हैं, हमारे प्लेनेट पे, हमारी धरती पे, इस पूरे वर्ल्ड में इतनी सारी कंट्रीज हैं और हर कंट्रीज की लैंग्वेजेस अलग अलग है। रीजनल लैंग्वेज अलग होती है, लोकल लैंग्वेज, डिफरेंट लैंग्वेजेस आर देयर, और डिफरेंट लैंग्वेजेस में इन स्पीसीज के जो नेम होंगे वो भी डिफरेंट होंगे। तो साइंटिस्ट के लिए ये बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। किसी भी स्पीसीज के इतने सारे नाम अगर होंगे तो हमारी स्टडी जो है दैट कैन नॉट बी इजी, वो इतनी ईजियर नहीं हो पाएगी। तो हमारे लिए सबसे पहली जो चीज़ है कि किसी भी स्पीसीज को आइडेंटिफाई करने के बाद, किसी भी ऑर्गेनिज्म को डिस्कवर करने के बाद उसको एक ऐसा नाम हमें प्रोवाइड करना है जो कि एक स्पेसिफिक नेम हो, राइट। हम कोई एक पर्टिकुलर किसी लैंग्वेज का नेम नहीं ले सकते हैं, राइट, क्योंकि सभी लैंग्वेजेस में किसी भी स्पीसीज के, किसी भी ऑर्गेनिज्म के अलग अलग नाम होते हैं। तो यहाँ पे जो अगला टास्क है कि किसी भी पर्टिकुलर स्पीसीज को डिस्कवर करने के बाद, किसी भी ऑर्गेनिज्म को डिस्कवर करने के बाद, उसको आइडेंटिफाई करने के बाद उसका आपको नामकरण करना है, नॉमेनक्लेचर जिसको आप बोलते हैं। सो अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक इज नॉमेनक्लेचर दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस नाउ। सो लिसन केयरफुली अबाउट अनदर टॉपिक दैट वी कॉल नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर का मतलब होता है, हिंदी में हम इसको नामकरण कह सकते हैं, नॉमेनक्लेचर, यानी कि ये क्या है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसको आप बोलते हैं नॉमेनक्लेचर, जिसे आप क्या बोलते हैं, नॉमेनक्लेचर, दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस नाउ। तो नॉमेनक्लेचर की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं।
नॉमेनक्लेचर, देखिए ध्यान दीजिए, नॉमेनक्लेचर, ठीक है। नॉमेनक्लेचर मतलब टू प्रोवाइड द साइंटिफिक नेम टू द स्पीसीज। वो साइंटिफिक नेम ऐसा होना चाहिए कि वो उसके लिए एक स्पेसिफिक नेम हो, राइट। और उस नाम से उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को, उस पर्टिकुलर स्पीसीज को सेम नाम से जाना जाए पूरी दुनिया में। तो ये इस तरह का हमारा नॉमेनक्लेचर होना बहुत जरूरी है। तो नॉमेनक्लेचर क्या है, सुनिए ध्यान दीजिए। दिस इज द प्रोसेस to provide the scientific name to any organism, किसी भी ऑर्गेनिज्म को एक साइंटिफिक नेम प्रोवाइड करना, by which they known by सेम नेम इन द एंटायर वर्ल्ड, ठीक है। यानी कि नॉमेनक्लेचर का मतलब है कि नाम प्रोवाइड करना, ठीक है, यू नो, सिंपल सा है। इसको आप कंपेयर कर सकते हैं, यू नो, जब कोई एक न्यू वन पैदा होता है ह्यूमन बीइंग के, यू नो, इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग की मैं आपको एग्जांपल की बात कर रहा हूँ। कभी किसी घर में कोई बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले हम उसको एक नाम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। उस नाम से उसको फिर पूरी दुनिया जानती है। ऐसे ही यहाँ पे कोई भी स्पीसीज, कोई भी ऑर्गेनिज्म आपने आइडेंटिफाई किया, डिस्कवर किया, तो सबसे पहला जो हमारा टास्क होगा उसको एक पर्टिकुलर नेम प्रोवाइड करना। तो आप एक पर्टिकुलर नेम प्रोवाइड करते हैं, तो जो आप नाम प्रोवाइड करते हैं उस नाम से उस ऑर्गेनिज्म को पूरी दुनिया में जाना जाए, और वो एक स्पेसिफिक नाम हो जिसको आप साइंटिफिक नेम कहते हैं, ठीक है, जिसे आप साइंटिफिक नेम कहते हैं। और उस साइंटिफिक नेम से वो पूरी दुनिया में एक ही नाम से जाना जाए, ये हमारा टास्क है। तो नॉमेनक्लेचर में एक स्पेसिफिक नेम प्रोवाइड किया जाता है किसी भी ऑर्गेनिज्म को, किसी भी स्पीसीज को, जिससे कि वो पूरी दुनिया में एक नाम से जाना जा सके, ठीक है। और यहाँ पे ये कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं। किसी भी ऑर्गेनिज्म को नेम प्रोवाइड करने के लिए देयर इज ए सेट ऑफ रूल, जिसके हिसाब से हम नाम प्रोवाइड करते हैं। एंड दिस सेट ऑफ रूल इज कॉल्ड बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। तो यहाँ पे नॉमेनक्लेचर वैसे तो काफी सारे टाइप की होती हैं, बाइनोमियल होती है, ट्राइनोमियल होती है, पॉलिनोमियल होती है, लेकिन सबसे ज्यादा जो रिकॉग्निशन मिलती है वो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर को मिलती है। तो यहाँ पे जो साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर है उसे आप बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर कहते हैं। सो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर इज व्हाट, ध्यान दीजिए, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर की अगर हम बात करें तो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर क्या है, ठीक है, दिस इज द टू नेम सिस्टम। ये टू नेम सिस्टम है, ठीक है। देयर इज टू नेम सिस्टम दैट यू कॉल्ड बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। नंबर वन इज generic component. There are two component in this two name system, generic component or genus. Number two is specific epithet or species. Two name component, generic component or genus, specific epithet or species, right? Two name system. तो इसके कुछ रूल्स होते हैं, राइट। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, बाई मतलब टू, नॉमियल मतलब नेम, तो टू नेम कंपोनेंट होते हैं, जेनेरिक कंपोनेंट और जीनस, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट रूल। एंड अनदर वन इज स्पेसिफिक एपिथेट और पहला जो कंपोनेंट है वो मैंने बताया आपको, दिस इज द फर्स्ट रूल, ये पहला रूल है और इसमें टू नेम कंपोनेंट होते हैं, पहला एंड दूसरा। दिस इज द फर्स्ट रूल ऑफ एनी राइट नेम। इसका एक एग्जांपल मैं आपको बता दूं टू नेम कंपोनेंट का, जैसे कि मैंगीफेरा इंडिका, दिस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द मैंगो। यहाँ पे दो नेम कंपोनेंट है, ये जेनेरिक कंपोनेंट है, जेनेरिक कंपोनेंट, दिस इज व्हाट जेनेरिक कंपोनेंट, और जीनस
और जो दूसरा कंपोनेंट है इंडिका, दिस इज द स्पेसिफिक एपिथेट। ये स्पेसिफिक एपिथेट और स्पीसीज इसको आप कहते हैं, ये सेकंड नेम कंपोनेंट है। सो देयर आर टू नेम कंपोनेंट। कितने नेम कंपोनेंट हैं यहाँ पे? टू नेम कंपोनेंट है, ठीक है। पहला रूल। इसके अलावा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का जो दूसरा रूल है वो कौन सा है? पहला रूल तो दो नेम कंपोनेंट होने चाहिए, और दूसरा जो रूल है वो है सेकंड रूल कि जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है, ये जो टू नेम कंपोनेंट्स हैं, इट शुड बी रिटन इन राइट इट शुड बी रिटन इन लैटिन लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज? सेकंड रूल, ये जो साइंटिफिक नेम है रिटन इन लैटिन लैंग्वेज, इसको लैटिन लैंग्वेज में लिखा जाता है। कौन सी लैंग्वेज में लिखा जाता है? यू नीड टू रिटन इन लैटिन लैंग्वेज। इसका लैटिन लैंग्वेज में लिखा होना बहुत जरूरी है। लैटिन लैंग्वेज एक डेड लैंग्वेज है। क्या है ये? ये पॉइंट लिखिएगा, ये एक डेड लैंग्वेज है, इसलिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं राइट, क्योंकि ये आम बोलचाल में इस्तेमाल नहीं होती है। ये लैंग्वेज पूरी तरीके से डेड है, और किसी भी लोकल कम्युनिकेशन में ये एक वर्नाक्युलर लैंग्वेज नहीं है, तो बोलचाल में इस्तेमाल नहीं होती, इसलिए इसको डेड लैंग्वेज बोलते हैं। और इसी डेड लैंग्वेज की हम एडवांटेज ये है कि हमने इसका साइंटिफिक नेम में इस्तेमाल कर लिया है, क्योंकि ये कहीं बोली नहीं जाती है। तो इट शुड बी रिटन इन लैटिन लैंग्वेज राइट, इसको हमने लैटिन लैंग्वेज में लिखा। दिस इज द सेकंड रूल ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। थर्ड रूल इज रिटन इन इटैलिक्स फॉर्म। इटैलिक्स फॉर्म में इसको लिखा जाता है, जैसे कि ये देखिए ये इटैलिक्स फॉर्म है। तो ये जो इटैलिक्स फॉर्म है मैंगीफेरा इंडिका, ठीक है, ये एक इटैलिक्स फॉर्म है। इटैलिक्स फॉर्म में इसको लिखा जाता है राइट। बात समझ में आ रही है? अंडरलाइन आफ्टर हैंड रिटन। अगर आप इसको हाथ से लिखते हैं तो इन दोनों को अंडरलाइन करते हैं, हैंड रिटन सेपरेटली। तो इन दोनों वर्ड को सेपरेटली अंडरलाइन किया जाता है आफ्टर हैंड रिटन, तो इनको अंडरलाइन करना भी बहुत जरूरी है। तो टू नेम कंपोनेंट लैटिन लैंग्वेज में लिखा जाता है, इटैलिक्स फॉर्म में आप लिखेंगे, इटैलिक्स फॉन्ट होना चाहिए आपका राइट, अगर आप डिजिटल फॉर्म में लिख रहे हैं, और अगर आप हैंड रिटन लिख रहे हैं तो इन दोनों को आपको सेपरेटली अंडरलाइन करना है, सेपरेटली आपको अंडरलाइन करना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो दिस इज अनदर रूल ऑफ दिस नेम। इसके बाद अनदर रूल, रूल नंबर 5, ठीक है, यहां पे लिख देता हूं मैं रूल नंबर 5, ध्यान दीजिए। अनदर रूल इज write the name of author, write the name of author right in abbreviated form। abbreviated form में author का नाम लिखा होना बहुत जरूरी है। this is also the rule of scientific name और the binomial nomenclature, ठीक है। मैं बताता हूँ कैसे। जैसे कि मैंगीफेरा इंडिका, मैंने आपको साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो, किसका साइंटिफिक नेम है? दिस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो राइट, ये जैसा कि मैंने आपको बताया है ना। तो यहां पे मैंगीफेरा इंडिका लिन, ठीक है। इस नाम को जो सजेस्ट किया वो क्या? लिनियस ने, कैरोलस लिनियस ने, ठीक है। तो लिनियस को एब्रीवेटेड फॉर्म में आपने लिन लिख दिया, क्योंकि पूरा नाम लिनियस था, लेकिन उसकी एब्रीवेटेड फॉर्म भी आपने लिख दी राइट। दिस इज आल्सो द रूल ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। इसके बाद अनदर रूल, ठीक है, दिस इज द रूल नंबर 5, ठीक। सो दीज आर द मेजर रूल्स टू राइट डाउन द साइंटिफिक नेम। किसी भी साइंटिफिक नेम को लिखने के ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के ये मेजर रूल्स हैं। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के जो फाउंडर हैं वो माने जाते हैं कैरोलस लिनियस, ये पॉइंट भी लिखेगा। फाउंडर ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के फाउंडर है वो है कैरोलस लिनियस,
कैरोलस लीनियस को फाउंडर ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं, राइट, बिकॉज इन्होंने पहली बार बायनोमियल नोमेनक्लेचर का अपनी बुक में इस्तेमाल किया। कैरोलस लीनियस एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बायनोमियल नोमेनक्लेचर का कॉन्सेप्ट दिया, फाउंडर ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर कहा जाता है। तो दीज आर सर्टेन रूल्स, राइट। एक चीज मैं आपको और बता दूं, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, राइट, ये मैंने आपको नहीं बताया, ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे जो पहला कंपोनेंट है, दिस फर्स्ट कंपोनेंट इज व्हाट, दिस इज द जेनेरिक कंपोनेंट। जेनेरिक कंपोनेंट का जो फर्स्ट लेटर है इट शुड बी कैपिटल। देखिए मैंगीफेरा में पहला लेटर कैपिटल है जेनेरिक कंपोनेंट का, वहीं स्पेसिफिक एपिथेट का फर्स्ट लेटर स्मॉल होना चाहिए। तो दिस इज आल्सो द रूल, राइट। ये बात आपको याद रखनी है कि ये स्मॉल लेटर नहीं होना चाहिए, पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए, स्पेसिफिक एपिथेट का पहला लेटर स्मॉल होना चाहिए। यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस आल्सो। फर्स्ट लेटर ऑफ जेनेरिक कंपोनेंट, जेनेरिक कंपोनेंट का पहला जो लेटर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, दैट शुड बी कैपिटल लेटर। कैसा होना चाहिए बेटा, वो कैपिटल लेटर होना चाहिए, पहला लेटर जेनेरिक कंपोनेंट ऑफ जीनस का। वहीं फर्स्ट लेटर ऑफ स्पेसिफिक एपिथेट, स्पेसिफिक एपिथेट का जो पहला लेटर होना चाहिए दैट शुड बी स्मॉल, ठीक है। ये भी एक रूल है। इसी के साथ ये सारे रूल मैंने आपको बता दिए जो कि बायनोमियल नोमेनक्लेचर के मेजर रूल्स हैं, और इन्हीं रूल्स को फॉलो करके आपको डिफरेंट नोमेनक्लेचर, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को, डिफरेंट स्पीसीज को नेम प्रोवाइड करना है। सो दिस इज ऑल अबाउट बायनोमियल नोमेनक्लेचर। बायनोमियल नोमेनक्लेचर में 2 नेम कंपोनेंट होते हैं, पहला कंपोनेंट जेनेरिक कंपोनेंट, दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट। जेनेरिक कंपोनेंट को जीनस कहा जाता है, स्पेसिफिक एपिथेट को स्पीसीज कहते हैं। दूसरा रूल कि इसको लैटिन लैंग्वेज में लिखा जाना चाहिए, तीसरा रूल कि इटैलिक्स फॉर्म में लिखना है, चौथा रूल कि इन दोनों वर्ड को लिखने के बाद, इन दोनों कंपोनेंट को लिखने के बाद इनको अंडरलाइन करना आपको सेपरेटली, राइट। सेपरेटली अंडरलाइन करने के बाद एट द एंड यहाँ पे ऑथर का नेम भी आपको मेंशन करना चाहिए। बायनोमियल नोमेनक्लेचर के बाद 2 नेम कंपोनेंट के बाद ऑथर का नेम एब्रिवेटेड फॉर्म में होना चाहिए। लीनियस जो है वो एब्रिवेटेड फॉर्म, कैरोलस लीनियस ने नाम दिया था तो लीनियस एब्रिवेटेड फॉर्म में लिन आ जाता है, तो लिन आपको लिखना है एब्रिवेटेड फॉर्म में, ठीक है। इसके अलावा यहाँ में जो फर्स्ट लेटर ऑफ जेनेरिक कंपोनेंट है दैट शुड बी कैपिटल एंड फर्स्ट लेटर ऑफ द स्पेसिफिक एपिथेट दैट शुड बी स्मॉल। ये होना भी आपके लिए बहुत जरूरी है, राइट। और दीज आर द मेजर रूल्स ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर एंड द फाउंडर ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर माना जाता है कैरोलस लीनियस को। कैरोलस लीनियस जो है फाउंडर ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर है। तो ये हो गया आपका नोमेनक्लेचर यानी कि साइंटिफिक नेम। तो सबसे पहले आपको बायोडायवर्सिटी यानी स्पीसीज जो है वो अपने आप में बहुत सारी स्पीसीज है हमारे प्लेनेट पे, मिलियंस में स्पीसीज। तो इन मिलियंस में स्पीसीज को जानने के लिए, समझने के लिए वी नीड टू, हमारा जो पहला टास्क है वो है उसको नाम प्रोवाइड करना, नोमेनक्लेचर प्रोवाइड करना, ठीक है। तो उसको एक पर्टिकुलर नाम दिया जाता है, नोमेनक्लेचर किया जाता है। नोमेनक्लेचर के बाद, ठीक है, क्योंकि उसको पहले आइडेंटिफाई किया, उसका फिर नोमेनक्लेचर किया गया, इसके बाद क्लासिफिकेशन उसकी की जाती है, टैक्सोनॉमी। मैं आपको बताऊंगा टैक्सोनॉमी भी बहुत जरूरी है किसी भी ऑर्गेनिज्म को कैटेगराइज करने के लिए, तो उसकी कैटेगराइजेशन भी बहुत जरूरी है आफ्टर प्रोवाइड द नेम, ठीक है। सो नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन एंड टैक्सोनॉमी, राइट। अबाउट क्लासिफिकेशन एंड टैक्सोनॉमी दैट आई विल डिस्कस इन माय नेक्स्ट क्लास, राइट। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में विद क्लासिफिकेशन एंड टैक्सोनॉमी। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।